प्रीवियस क्लास हम लोग ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ एंड ये ट्रायंगल लॉ ये दोनों देख चुके हैं। कुछ लोग बोलते बोलते बोल देते हैं कि ट्रायंगल्स लॉ, जैसे न्यूटन्स लॉ, न्यूटन करके एक साइंटिस्ट थे, उनका लॉ न्यूटन्स लॉ हुआ। ये ट्रायंगल्स लॉ हो जाएगा तो कोई साइंटिस्ट होंगे जिनके नाम ट्रायंगल होगा, ऐसा नहीं है। इट इज ट्रायंगल लॉ, ए लॉ इन्वॉल्विंग दी ट्रायंगल इज कॉल्ड ए ट्रायंगल लॉ। तो हम देखें कि अगर ए और बी दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट लाइक दिस. You always remember that the resultant in the triangle law starts from tail of A and ends at the head of B. Or using parallelogram law, using the two vectors as co-initial vectors, you form a parallelogram and find the resultant. ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता था? A square plus B square plus 2AB cos theta whole double. और tan अल्फा, अगर ये जो रिजल्टेंट R है ये A के साथ अल्फा एंगल कर रहा है तो ये tan अल्फा का वैल्यू होता है b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ये सारा चीज हम जानते हैं और इसको अब आगे बढ़ाते हैं। लेट अस सी एक छोटा सा लॉ कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। क्या है ये लॉ? ये लॉ कहता है कि आप ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ यूज करके, सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ यूज करके सिर्फ दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो। हम आपको ढेर सारा वेक्टर देंगे, 3-4 तो वेक्टर देंगे, तो कैसे ऐड करोगे? देखो बेटा, ये मान लो कि ये एक वेक्टर है और इसके साथ मान लो कि हमें ये वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है, और मान लो कि इसके साथ फिर ये वेक्टर को जोड़ना है और फिर मान लो कि इसके साथ ये वेक्टर को जोड़ना है। इतने सारे वेक्टर को जोड़ना है। चलो नाम दे देते हैं, इसका नाम A है ना, ये है B, ये है C और ये है D, ऐसे करके ये सारा वेक्टर को जोड़ना है। दो होते तो हमारे पास ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ था, अब दो से ज्यादा है, 4 वेक्टर है। कैसे जोड़ेंगे? जो हमें आता है उसके हिसाब से जोड़ेंगे। A के साथ B को जोड़ेंगे, जो निकलेगा उसके साथ C को जोड़ेंगे, जो निकलेगा उसके साथ D को जोड़ेंगे, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ जोड़ने की। पहले दिया मैं A, थोड़ा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। A ले लिया यहाँ पे, सॉरी, A को मैं दे लिया यहाँ पे। A के साथ लेना था मुझे B को, A के साथ B को लेना था, A के साथ B को जोड़ना है, तो चलो B को भी जोड़ते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार विजुअलाइज कर लोगे तो चीजें आसान बन जाता है। B को जोड़ लिए, अब A और B को जोड़ लिए तो A और B का जो सम है वो ऐसा बन गया, दिस इज A प्लस B। लेकिन हमें चाहिए A प्लस B प्लस C प्लस D, तो A प्लस B के साथ C को जोड़ते हैं। C कहाँ पड़ा है? C तो यहाँ पड़ा है। ओ ये है C, C को ले आए, इसको लाके जोड़ रहा हूँ कहाँ पर? A प्लस B के साथ ऑर्डर में, A प्लस B के साथ C को जोड़ दिया, ये बन गया C। अब A प्लस B प्लस C के साथ A प्लस B प्लस C का वैल्यू कैसा होगा? ये कुछ ऐसा हो। हाँ, थोड़ा सा दिखने में मुश्किल हो रहा है तो लेट अस डू इट। C को तो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। हाँ, ये है C, ये है C। चलिए, अब क्या है कि C को हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। जस्ट ए मिनट, C को थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, ये हो गया C। A प्लस B के साथ C को जोड़ना है, तो ले आओ C को, ये वेक्टर C है, उठा के लेके आए, C को यहाँ पे जोड़ दिए। देखो A प्लस B के साथ में C को जोड़ दिया, तो A प्लस B प्लस C कैसे दिखेगा? A प्लस B प्लस C कुछ ऐसे दिखेगा। A प्लस B प्लस C हमें मिल गया। पहले A मिला, A के साथ B को जोड़े, A प्लस B मिला, A प्लस B के साथ C को जोड़े, तो मिल गया A प्लस B प्लस C। ये जो वेक्टर है A प्लस B प्लस C है। अच्छा, उसके साथ जोड़ना है D, D इधर पड़ा है, D को लेके आओ, D को लेके आते हैं, D को इसके साथ जोड़ते हैं। जब D को इसके साथ जोड़ दिए, अब ये हो गया चीज क्या? A प्लस B प्लस C, उसके साथ जोड़े D, तो क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D, तो क्या मिला? अगर हमें A प्लस B प्लस C प्लस D निकालना है
तो पहले ए और बी को जोड़ेंगे, ए प्लस बी मिलेगा, उसके साथ सी को जोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, उसके साथ डी को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलेगा। लेकिन थोड़ा देखो तो हुआ क्या, हम पहले किए हैं ए, फिर बी, फिर ऑर्डर में सी, फिर डी, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ध्यान से देखो, मुझे ये बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं था, मैं सारा वेक्टर को ऑर्डर में ले लिया। पहले लिया ए के साथ ऑर्डर में बी, बी के साथ ऑर्डर में सी, सी के साथ ऑर्डर में डी। तो ये अगर लेता हूं मैं, जस्ट लेट मी शो यू हियर, अगर मैं ऐसा लेता हूं, ऐसा लेता हूं, तो देखो तो इसमें हमारा ये वेक्टर को निकाल दो, आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये दोनों वेक्टर किसी काम के नहीं है। देखो अब हुआ क्या है, देखो तो अब हुआ यूं है कि आपका जो ए बी, ये हो गया ए, इसके साथ आप जोड़े हो बी, इसके साथ सी, और ये डी आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कहने का मतलब है व्हेन यू वांट टू ऐड ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, टेक देम one by one in order. They will try to form a polygon. The closing side of the polygon taken in reverse order gives you the resultant. समझ में आया? The closing side of the polygon, ये closing side of the polygon है, that gives you the, in taken in reverse order, उल्टा ऑर्डर में लेना जरूरी है, तो that gives you the resultant. आप दोनों चीज को ध्यान से देखो, शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला, अगर हमें ढेर सारा वेक्टर जोड़ना है, सपोज हमें जोड़ना है ये वेक्टर, इसके साथ जोड़ना है ये वेक्टर, सपोज इसके साथ जोड़ना है ये वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा? तो पहले आपको क्या करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आपको क्या करना है, पहला वेक्टर को लेना है, उसके साथ, ये हो गया पहला वेक्टर, उसके साथ दूसरे वेक्टर को ऑर्डर में लेना है, ऑर्डर में मतलब दूसरे का टेल को पहले की हेड पे रखना है, नहीं, फिर तीसरे को उसके साथ ऑर्डर में लेना है, तीसरे को उसके साथ ऑर्डर में ले लिया, मतलब तीसरे का टेल को दूसरे की हेड पे रख दिया। सो दिस वे व्हेन यू ऐड देम इन ऑर्डर यू फाइंड दे आर ट्राइंग टू फॉर्म ए पॉलीगॉन, लेकिन पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं हुआ। This is what is representing the closing side of the polygon. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन का ये क्लोजिंग साइड है, और ये सारा वेक्टर ऑर्डर में है। क्लोजिंग साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, क्लोजिंग साइड को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, मतलब ये ऐसा आया था तो ये ऐसा लेंगे, तो दैट विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्या बातें समझ में आया? आपको डेफिनेशन याद नहीं रखना, ठीक है? सो व्हेन ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर फॉर्मिंग द consecutive sides of a polygon, closing side of the polygon taken in reverse order, उल्टा order, gives you the resultant of A, B and C. क्या मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब अगर हम ऐसे ढेर सारे वेक्टर को जोड़ते जोड़ते, ऐसा ढेर सारा वेक्टर को जोड़ते जोड़ते पता चला कि खुद ही क्लोज हो गया, कोई क्लोजिंग साइड बचा नहीं, तो आप कहोगे उनका रिजल्टेंट 0 है, कोई क्लोजिंग साइड ही नहीं बचा है ना? तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें नोट करना है और लिखना है। पहला चीज जो समझ में आया वो ये है, इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स, a number of vectors taken in order for a closed polygon, if a number of vectors taken in order form a closed polygon, then the resultant of these vectors is 0 and vice versa. क्या मतलब अगर एक नंबर ऑफ वेक्टर्स हैव देयर रिजल्टेंट 0 तो उनको ऑर्डर में लोगे तो
क्लोज पॉलीगॉन बनाएंगे। अगर 5 वेक्टर मिलके किसी बॉडी को खींच रहे हैं और वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब उनका रिजल्टेंट जीरो है। वो फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर जीरो है, मतलब वो सारा वेक्टर को अगर हम ऑर्डर में लेंगे दे विल डेफिनेटली फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन। समझ में आया? ये हुआ पहला चीज। दूसरा चीज क्या समझ में आया हमें कि अगर हम कहेंगे कि कुछ वेक्टर को जोड़ने से रिजल्टेंट जीरो होता है, कुछ वेक्टर को जोड़ने से अगर रिजल्टेंट जीरो होता है, उसे हम क्या इंटरप्रेट करते हैं? नंबर 2 में कहेंगे इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये होता है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस डी क्या होगा? इट इज सेम एज माइनस सी। हाँ ऑब्वियस है, सी को इधर ले लो, माइनस सी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस डी है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट विल बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी। अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ f अगर 10 है, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस f वेक्टर क्या होता था? 10 ही होता था। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज लेंथ ऑफ द एरो मार्क। हाँ, f वेक्टर ऐसा हुआ तो माइनस f ऐसा होता था, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता था। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब माइनस सी का मैग्नीट्यूड यू नो इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ सी। क्या समझ में आया इसमें? समझ में ये आया कि अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, देन a प्लस बी प्लस डी का मैग्नीट्यूड c के मैग्नीट्यूड के बराबर है। क्या बता सकते हो? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस c प्लस d? इट विल बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ a, है कि नहीं? ओके, इस कंक्लूजन के साथ हम लोग बढ़े कि अगर a प्लस बी प्लस c प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, तो इनमें से किसी भी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चौथा वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बराबर होगा। यूज कैसे करेंगे इस स्टेटमेंट को? लेट अस सी। सपोज हम कहेंगे 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, 4 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 18 न्यूटन एंड 16 न्यूटन। 4 ठो फोर्स है, चारों के चार हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये 4 फोर्स पुल ए बॉडी इन सच ए वे दैट द बॉडी डज नॉट मूव if such a body of, थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर देते हैं, pull a body of 5 kg in such a way that the body does not move. If 18 Newton force is removed, 4 फोर्स थे, 18 न्यूटन को छोड़ दिए। फाइंड व्हाट विल बी एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। 4 फोर्स थे, क्या क्या फोर्स थे ये? 10, 12, 18, 16, 4 फोर्स, चारों हॉरिजॉन्टल फोर्स किसी बॉडी को खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं कि वो मूव नहीं कर रहा है। तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा? ये चारों फोर्सेस को अगर ग्राफिकली ऑर्डर में लेंगे, दे विल फॉर्म ए क्लोज पॉलीगॉन और ओपन पॉलीगॉन। क्लोज पॉलीगॉन क्योंकि इनका रिजल्टेंट जीरो है, क्लोज पॉलीगॉन बनेगा। अच्छा, क्लोज पॉलीगॉन बोलेगा, बोल रहा है कि इसमें से जो 18 न्यूटन वाला फोर्स था उसको गायब कर दिए। पहले तो ये रेस्ट में था जब चारों फोर्स खींच रहे थे। 18 न्यूटन वाला फोर्स अगर छोड़ देगा, निकल जाएगा, रिमूव कर देंगे उसको, क्या बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं। नाउ यू थिंक देयर आर 4 पर्सन्स, कोई 10 न्यूटन में खींच रहा है, कोई 12 न्यूटन में, कोई 18 न्यूटन में, कोई 16 न्यूटन में, चारों तरफ से बॉडी को खींच रहे हैं। एक जो 18 न्यूटन में खींच रहा था उसका रस्सी टूट गया, तुरंत वो बॉडी मूव करेगा। किधर मूव करेगा? जिसका रस्सी टूटा उसके तरफ कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में? किधर को मूव करेगा?
ये बॉडी है, इसको चार फोर्स खींच रहे थे, ऐसे ऐसे रैंडमली हॉरिजॉन्टली खींच रहे थे और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा था, ये वाला रस्सी टूट गया। अब ये बॉडी किधर जाएगा, इधर जाएगा कि उल्टा आएगा? जो 18 न्यूटन फोर्स था उसकी डायरेक्शन में जाएगा कि उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा? हाँ, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेट फोर्स? अब बताओ, 10, 12, 18, 16 मिलके 0 हो रहे थे, अब 10, 12, 16 रहे, 18 न्यूटन तो गायब हो गया। तो ये 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 16 न्यूटन का रिजल्टेंट क्या होगा? इट विल बी सेम एज 18 न्यूटन। व्हाई? बिकॉज द सम ऑफ, मान लो कि ये ए है, ए बी सी डी मिलके 0 होते थे, अब 18 न्यूटन भाग गया, ए बी डी रह गए, ए प्लस बी प्लस डी क्या हो जाएगा? माइनस सी। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले तो देखें, 18 न्यूटन फोर्स को अगर भगा दिए तो ए प्लस बी प्लस डी क्या हो जाएगा? सी के मैग्नीट्यूड। मतलब 18 न्यूटन वाला फोर्स को भगाने के बाद जो फोर्सेस बाकी रह गए उनका 10 और 12 और 16 इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 18 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर नेट फोर्स हो गया 18 तो आप कहोगे नेट फोर्स कितना हो गया? इट इज रिजल्टेंट ऑफ किसका? 10 न्यूटन, 12 न्यूटन, 16 न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 18 न्यूटन। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? यस। तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 18 था और इसका मास कितना था भाई? 5 kg मास था। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चीजें समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं व्हाट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर से दूसरे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप जानते होंगे कि हमें तो एडिशन आता है। मुझे अगर कहा गया a माइनस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, b दिया है ऐसे, निकालो a माइनस बी। आप a माइनस बी को कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हो, a प्लस माइनस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हो। सो दैट वे इफ यू वांट टू राइट देन आप क्या लिखोगे? आप इसको लिख सकते हो वेक्टर a प्लस माइनस बी। समझ में आया क्या? a और माइनस बी, इन दोनों को जोड़ना तो हमें आता है। कैसे? यूजिंग ट्रायंगल लॉ को हो, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ को हो। ठीक है, चलो जोड़ते हैं, कैसे दिख रहा है देखते हैं। पहले हम a को ले लेंगे, ये हो गया a और ये हो गया माइनस बी, यहाँ जोड़ दिए। a एंड माइनस बी को ऑर्डर में हम जोड़ दिए। हम यूज किए कौन से लॉ? ये हम यूज किए हैं ट्रायंगल लॉ। a और माइनस बी को जोड़ दिए तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? a और माइनस बी का सम, मतलब ऐसे हो जाएगा। दिस वेक्टर इज a प्लस माइनस बी इज सेम एज a माइनस बी। सो वेक्टर a से वेक्टर b को माइनस करना आपको अब आने लगा। ये आप जानते थे, कोई नई चीज तो है नहीं। b यहाँ से भाग के आ गया है, थोड़ा b को अपनी जगह भी रखते हैं। ये था b, a के साथ माइनस b को हम जोड़े। क्या चीजें समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखना जरूरी है टू फाइंड आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहला हुआ कि d, जिसको हम कहेंगे डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स a माइनस बी, और दूसरा हुआ कि ये जो d है, d का मैग्नीट्यूड क्या होता है। r का मैग्नीट्यूड आपको मालूम था, रिजल्टेंट मतलब सम का मैग्नीट्यूड मालूम था, स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस एक cos थीटा जोड़ना था। यहाँ पर क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे फॉर्मूला है, आपको होगी इट इज स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos, एंगल दोनों के बीच में क्या था? थीटा था, तो आपको होगी 2ab cos थीटा होल पावर। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है बताओ तो? a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड था इट वाज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अब ये हो रहा है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। इन क्लासेस में हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते हैं। यू आर अटेंडिंग द अदर क्लासेस आल्सो, फिर आई गो वेरी थोरोली, है ना।
इसमें वेक्टर 1 वेक्टर 2 आप देख सकते हो। इधर वी आर सीइंग द एडवांस थिंग्स ओनली। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया डी का वैल्यू। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना है कि डी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। डी का मैक्सिमम वैल्यू होता है ए प्लस बी। ऐसा कब होगा? व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। डी मिनिमम कब होता है? इट इज ए डिफरेंस बी, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो है कब होता है ऐसे? व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये चीज देख लीजिए। बीट नंबर 2 में जाएंगे, बीट नंबर 2 में जाएंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग कुछ थीटा के वैल्यू के लिए आर का वैल्यू याद रखे थे। अगर हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू के, सपोज, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा थोड़ा याद रखने की कोशिश करते हैं। थीटा का वैल्यू क्या होगा फॉर, और आर एंड डी का वैल्यू क्या होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। व्हेन थीटा इज 0, थीटा इज 60, थीटा इज 90, थीटा इज 120, थीटा इज 180, फॉर ऑल दिस वैल्यूज ऑफ थीटा आर का वैल्यू याद होगा, हम प्रीवियस क्लास बताए थे। क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हो? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आर पहला केस में? व्हेन थीटा इज 0 आर क्या था? 2k। 60 था तो √3k, 90 था तो √2k, 120 डिग्री था तो थीटा का वैल्यू k, 180 था तो 0। देखो भूलना मना है, ठीक है। अब डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जस्ट उल्टा करना है, पहले लिखो 0, फिर लिखो k, फिर लिखो √2k, फिर लिखो √3k, फिर लिखो 2k। समझ में आया? तो ये आपको डी का डिफरेंट वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा ऐसे करके। यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ डी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, क्योंकि वो जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना इसी वैल्यूज पे मिलेंगे और फटाफट आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में। वो ऐसी स्टैंडर्ड एंगल्स देंगे, आप फटाफट उसका वैल्यू पता कर लो। अच्छा थीटा का वैल्यू देख लिया। अच्छा नेक्स्ट बिट नंबर 3 देखिए, यहाँ पे जो आर था वो क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में आर स्क्वायर लिखा हूं इसलिए रूट ओवर साइन नहीं लिखा। डी का स्क्वायर क्या था? वही तो था, सेम चीज, बस विथ ए माइनस साइन। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको माइनस बना देता हूं। देखो फॉर्मूला हुई। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, व्हाट इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर? ये बड़े काम का चीज है। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या है? इट इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल ट्वाइस ऑफ, ये दोनों कट जाएंगे तो ऐसे देंगे ना, टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव वैल्यूज 6 and 8, उनका रिजल्टेंट इज से 12, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस? मतलब ए बी दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, डी निकालो। तो आपको थीटा पता करने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कि इफ A इज इक्वल टू बी, मतलब A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। तो याद रखो R जो होता है वेक्टर R वो परपेंडिकुलर टू होता है वेक्टर D। इसको एक थ्योरम की तरह याद रखो, R और D आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर A और B बराबर मैग्नीट्यूड के हो गए तो R एंड D आपस में परपेंडिकुलर होते हैं।
प्रूफ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सपोज हम कहेंगे ए और बी दो वेक्टर है, ये मान लो कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये मान लो कि ये दूसरा वेक्टर है बी, जिसका मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड की बराबर है। ए और बी हो गए ये, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, मालूम नहीं है क्या एंगल है, चलो मानते हैं कि दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ये है बी, ये है ए। आई एम एडिंग देम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, सो आई हैव टेकन देम एज को इनिशियल वेक्टर्स। इन दोनों को जोड़ने से जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, दैट रिजल्टेंट विल बी समव्हाट मिडवे बिटवीन देम। व्हाई मिडवे? बिकॉज व्हेन द वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मेक्स इक्वल एंगल विद बोथ ऑफ देम। ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं। और आप अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाओगे भी तो लगेगा कि बाइसेक्टर ही होगा, ये बाइसेक्टर ही होगा ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका a प्लस बी और r। अच्छा, ये पूरा एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर बराबर है, तो r दोनों के साथ बराबर एंगल कर रहा है, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा बाई 2। अच्छा, r मिल गया जो कि a के साथ थीटा बाई 2 एंगल कर रहा है। d चाहिए, d कैसे निकालते हैं? d इज नथिंग बट a माइनस बी। a माइनस बी निकालने के लिए a तो ऑलरेडी हमें दिया गया है, माइनस बी ड्रॉ करना है। b अगर ऐसा है तो माइनस बी ऐसा है, b का जितना मैग्नीट्यूड माइनस बी का उतना ही मैग्नीट्यूड, ये माइनस बी है। अगर b का मैग्नीट्यूड a के साथ बराबर था तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी a के साथ बराबर होगा। अब a के साथ माइनस बी को जोड़ेंगे तो ये एक नया वेक्टर बनेगा ऐसा। ये कौन सा वेक्टर है? a माइनस बी। दिस वेक्टर इज a माइनस बी। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल तो 180 माइनस थीटा था, तो ये एंगल क्या होगा? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर है और दिस मस्ट बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा का आधा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये वेक्टर a माइनस बी है, ये 180 माइनस थीटा का आधा है, तो सोचो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस? क्या एंगल हो जाएगा? ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, दोनों मिलके हो गए 90 डिग्री। मतलब r और d के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। कब? जब a और b बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। ये आपको याद रखना है, प्रूफ तो कोई पूछेगा नहीं। a और b बराबर हुआ तो r इज परपेंडिकुलर टू d, एंड ऑन द अदर हैंड अगर a परपेंडिकुलर टू b हुआ तो r इज इक्वल टू d। ये दोनों साइन आर इंटरचेंजेबल। जैसे देखो, जैसे ये बन गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया? दूसरा पार्ट हो गया बीट नंबर 5 में देखेंगे, वो ये है कि इफ a इज परपेंडिकुलर टू b देन, अच्छा a और b अगर परपेंडिकुलर हो गए तो सोचो तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा 0, तो r स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली d स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, d स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना आसान है समझना कि व्हेन a इज परपेंडिकुलर टू b देन r इज इक्वल टू d। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, a b को परपेंडिकुलर हुआ तो r और d बराबर होंगे, a b को बराबर हुआ तो मैग्नीट्यूड में a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड बराबर हुआ तो r d को परपेंडिकुलर होंगे। सी द टू स्टेटमेंट्स एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टू थ्योरम्स। ये बड़े काम की चीजें हमें बहुत जरूरत में आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है उसको यूज कैसे करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि एक क्वेश्चन में a particle was moving to north with 6 meter per second. It takes a right turn and moves with same speed
इज दैट चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा था, वेक्टर ऐसा था उसका, इधर जा रहा था, फिर वो किधर को टर्न किया, राइट टर्न लिया, मतलब इधर को गया, क्या स्पीड में, वही 6 मीटर पर सेकेंड। पहले कितने में जा रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब अगर हम कहेंगे तो उसका v1 कुछ ऐसे था और उसका v2 कुछ ऐसा था। फाइनल वेलोसिटी वाज समथिंग लाइक दिस। आपको पूछा है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब v2 के साथ माइनस v1 को जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, हम v2 ले लेते हैं, ये हो गया v2, ये हो गया v2 के साथ माइनस v1 जोड़ेंगे, मतलब ये हो गया v2 माइनस v1 कैसे था, v1 वाज अपवर्ड, तो माइनस v1 कैसे होगा, माइनस v1 नीचे की तरफ होगा, ऐसे माइनस v1 विल बी लाइक दिस। ये माइनस v1 है, ये v2 है, v2 का मैग्नीट्यूड 6 है। कोई बताएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस v1? v1 का मैग्नीट्यूड 6 है, माइनस v1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 6 ही होगा, सेम। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 6। अब v2 के साथ माइनस v1 जोड़ो तो कैसे बनेगा, v2 माइनस v1 लुक्स लाइक दिस। ये जो वेक्टर है वो v2 माइनस v1 है, जिसको हम प्यार से डेल्टा v कहते हैं। पूछा है डेल्टा v बताओ, तो ठीक है, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 6 है, ये 6 है, तो शायद पाइथागोरस थ्योरम सबको आता है, इट इज 6√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये 6 है, ये 6 है, तो ये 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री को आप कौन सा डायरेक्शन बोलोगे, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये कौन सा है, साउथ ईस्ट, टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। r इज इक्वल टू d, मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ d। ये कब होता है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। बढ़िया। अच्छा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ऐसा कब होता है, सोचो कब होता है, आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। a माइनस बी, अगर a का मैग्नीट्यूड k है, b का मैग्नीट्यूड k है, a माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या होता था, क्या हो रहा है, 2k। कब होता है ऐसे, when the vectors are in opposite directions, 180 डिग्री में होंगे। हाँ, थोड़ी देर पहले आपको इमेजिन करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों को। देखो ये a ऐसा है, अगर b ऐसा होगा, a से साथ माइनस b को जोड़ेंगे, उल्टा करके जोड़ो, उल्टा करके जोड़ो, ऐसा जोड़ दियो तो क्या हो गया, a माइनस b का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसका मतलब ऐसा कब होगा, जब a और b के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। फिर बोल रहा है कि a b एंड a माइनस b तीनों बराबर होंगे, कब होंगे ऐसे? आप जानते हो कि a b एंड d ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये हो गया a, सपोज ये हो गया माइनस b सपोज, और ये हो गया a माइनस b। सही है, दिया है कि a b का मैग्नीट्यूड a माइनस b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड बराबर है, b का मैग्नीट्यूड तो माइनस b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड और a प्लस b का a माइनस b का मैग्नीट्यूड के साथ बराबर है। तो ये किस किस्म का ट्रायंगल बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। पूछा है a और b के बीच में एंगल क्या होगा। आप देखो यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। हमें a और b चाहिए, ये कौन सा वेक्टर है, माइनस b, तो b वेक्टर कैसा होगा, b वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, ये है b। तो a और b के बीच में जो एंगल है, कौन सा एंगल होगा, वो कौन सा एंगल होगा, यू नो फ्रॉम द हेड डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू हेड डायरेक्शन ऑफ अदर, ये एंगल होता है एंगल बिटवीन a एंड b। अगर ये 60 हुआ तो ये 60 डिग्री हुआ, तो आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया?
अगला क्वेश्चन, ए particle was moving to east with 5 meter per second. It takes a right turn and moves with 5√3 meter per second. Find magnitude and direction of change in velocity. तो ये जो निकाल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी किस काम का है? अरे बड़े काम का चीज है भाई। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम विल गिव यू द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से फोर्स, फोर्स से वर्क, वर्क से एनर्जी, सब कुछ तो रिलेटेड है उसमें से। अच्छा, ये चेंज फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये हो गया क्वेश्चन। कोई ईस्ट की तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड में, राइट टर्न लिया और 5√3 मीटर पर सेकंड में जाने लगा। बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये आपको निकालना है। दूसरा, a ball strike and bounce from a floor as shown. Find magnitude and direction of change in velocity. दो केस दे रहा हूं। पहला केस में कोई बॉल आया ऐसे और वापस जंप किया ऐसे, गिरा कितने में? 8 मीटर पर सेकेंड में, उठा कितने में? 6 मीटर पर सेकेंड में। दूसरा केस में बॉल गिरा ऐसे, फिर उठा ऐसे, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। आया कितने में? 8 मीटर पर सेकेंड में, गया कितने में? 6 मीटर पर सेकेंड में। डायरेक्शन छोड़ो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आपको पता करना है। इन ईच ऑफ केसेस, ईच ऑफ दिस टू केसेस you have to find out the magnitude of change in velocity. आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो कर पाओगे। Do it now in the two cases. ये केस 1 है, ये केस 2 है। कोशिश करिए, you can do it. देखिए, पार्टिकल वाज मूविंग टू ईस्ट विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, उसका वेलोसिटी कैसे था? v1 was something like this 5. It takes a right turn, मतलब इधर को गया नहीं, तो v2 कैसा? v2 is like this, moves with 5√3 मीटर पर सेकेंड। Find magnitude and direction of change in velocity. Magnitude and direction of change in velocity मतलब v2 minus v1। तो चलो बेफिक्र बनके हम इसको निकालते हैं। ये हो गया v2, इसके साथ जोड़ेंगे माइनस v1। v1 तो ऐसा है, तो माइनस v1 ऐसा होगा, और माइनस v1 का मैग्नीट्यूड ये 5 है। ये कितना था? 5√3। ठीक है, तो v2 माइनस v1, ये वेक्टर था आपका v2, उसके साथ जोड़े v1 माइनस v1, तो मिल गया v2 माइनस v1। इसी को ही कहते हैं डेल्टा v। ठीक है, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड ये सबको मालूम है, 5 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर होल पावर इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। ये सबको आ गया अभी, लेकिन याद रहो कि 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर होता है 10, a स्क्वायर प्लस a√3 का स्क्वायर होगा 2a, लाइक दैट।
हर चीज को कैलकुलेट करने बैठोगे तो योर टाइम विल नॉट बी सफाइस, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। डायरेक्शन पता करना, डायरेक्शन पता करने के लिए चलो मानते हैं कि ये एंगल थीटा है। क्या बता सकते हो व्हाट इज tan थीटा हियर? ये लेंथ है 5, ये है 5√3, सो 5/5√3 इट इज 1/√3। तो थीटा कितना बन गया भैया? 30 डिग्री। 30 डिग्री किधर को? ये है साउथ, ये है वेस्ट, और ये एंगल है 30 डिग्री। 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, ये बात हो गया। चलिए नेक्स्ट, ए बॉल स्ट्राइक एंड बाउंस फ्रॉम ए फ्लोर एज शोन। कोई बॉल 8 मीटर पर सेकंड में गिरा, गिरने के बाद उठा ऊपर 6 मीटर पर सेकंड में, चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। याद रहे कि यहाँ पर v2 कैसा है, v2 इज ऊपर की तरफ 6, v1 कैसा है, वो नीचे की तरफ 6, नीचे की तरफ 8, सॉरी नीचे की तरफ 8। अब v2 माइनस v1, एंगल क्या था 180 डिग्री, क्या हो जाएगा v1 का मैग्नीट्यूड प्लस v2 का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा 14। क्या बात समझ में आया? When the two vectors are in opposite direction, नहीं, आप उसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो ऐड हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड्स विल बी एडेड। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो उनका मैग्नीट्यूड ऐड हो गया। कितना हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायरेक्शन पूछा नहीं, पूछा होता भी तो क्या होता, v2 कैसे निकालते हम, ये चीज निकालते ऐसे, v2 के साथ क्या जोड़ना है माइनस v1 नीचे की तरफ था तो माइनस v1 भी ऊपर की तरफ होगा, तो v2 माइनस v1 ऊपर की तरफ होगा। बाद में देखेंगे दूसरा तरीका, हर जगह ऐसे v2 माइनस v1 का डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू विल सी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, द डायरेक्शन विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट विल सी लेटर। नाउ ये 8 है, ये 6 है, पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या कोई मुझे बताएगा या बताएगी इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है? v2 और v1 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फिर तो ये 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होल ओवर बनेगा, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आया? यस। चलिए अब हम आगे देखते हैं, एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन। एडिशन थ्रू रिजोल्यूशन हम ग्राफिकली यूजिंग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर को ऐड करना जानते हैं, बट न्यूमेरिकली भी हम जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज आपको कहा गया कि एक वेक्टर है और ये वेक्टर के साथ ये वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है, या फिर ये कोई दूसरा वेक्टर दे दी, मान लो कि ये वेक्टर के साथ ये वेक्टर को जोड़ना है, बी है, तो आप सेवरल मेथड्स जानते हो, but there is another method which you can easily understand. You can write A as AXIK plus AYJK. You can write B as BXIK plus BYJK. अभी अगर कोई पूछेगा कि बताओ A plus B क्या है, तो जोड़ दो दोनों को जोड़ दोगे तो मिलेगा AX plus BXIK, AY plus BYJK। हाँ सर, इसमें नई चीज क्या है, सब तो हम पहले से जानते हैं, जो आप पहले से जानते हो उसी की थोड़ा फायदा उठाना। मतलब when a number of vectors are to be added, अगर हम कहेंगे फिर f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, ये सारे को जोड़ेंगे तो जो आएगा नेट फोर्स या फिर नेट वेक्टर जो आएगा वो क्या होगा, सबका x कंपोनेंट जुड़ जाएगा, यू कॉल इट सिग्मा fx, सबका x कंपोनेंट, ये क्या है, इट इज fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 प्लस fx4, सबको जोड़ दिए, दैट प्लस सिग्मा fy jk, सबका y कंपोनेंट को भी जोड़ दो। कोई पूछेगा बताओ नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप कहोगे इट इज सिग्मा fx का स्क्वायर
सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर होल ओवर। दिस विल बी द बैकग्राउंड फॉर आवर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेट फोर्स कब जीरो होगा? व्हेन दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दिया कि जरूरत पड़ेगा। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, देन हाउ यू गो? यू ऐड ऑल देयर एक्स कंपोनेंट्स, you add their all their y components, call them correspondingly sigma fx and sigma fy, then magnitude of the net force is sigma fx का स्क्वायर प्लस sigma fy का स्क्वायर होल डबल। ठीक है, जानना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं इस पे आ रहा हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 45 सेकंड्स ओनली। ध्यान रहे, कोई लंबा चौड़ा चीज नहीं आएगा। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि दूसरे क्वेश्चन को 45 सेकंड में करने में ये हमें मदद करेगा, इसीलिए कर रहे हैं। ये जानकारी आपको काफी काम में आएगा। चलिए मैं एक छोटा सा केस देता हूं। कभी बहुत दिन पहले कभी पात्र बाबू पूछे थे, हम बोले थे क्लास में बताएंगे, लेकिन बताए नहीं थे। मान लो कि हमें ये सारा वेक्टर को जोड़ना है। पात्र बाबू का क्वेश्चन ऐसा था कि कोई एक वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है, बताओ रिजल्टेंट क्या होगा। क्यों तुषार, मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। देखो मैं भूलता नहीं हूँ। You have asked me this question 15 days before। अब मेरे मन में है कि कोई बच्चा पूछा है और मैं नहीं बताया, मेरे मन में तो ये है। तो ये सारा वेक्टर को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसा था पात्र बाबू का क्वेश्चन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट? हाँ, मेरे को वैल्यूज याद नहीं है, क्वेश्चन याद है। ये 6 मीटर पर सेकेंड है, ये 8 मीटर पर सेकेंड है। चलो मानते हैं कि ये समथिंग लाइक सपोज से इट इज ओके, ठीक है, इट इज 4√2 मीटर पर सेकेंड है। मीटर दे देते हैं, मीटर वेलोसिटी छोड़ो, हम मीटर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स लेते हैं। 6 मीटर है, 8 मीटर है एंड 8√2 मीटर है। और बस क्वेश्चन में थोड़ा सा और इंडिकेट भी किया है कि ये एंगल है 45 डिग्री। पूछा है, बताओ फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट। है कि नहीं? नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। कितना सिंपल है। चलो हम S1 S2 S3 लिख सकते हैं। कॉल दिस S1, कॉल दिस S2, कॉल दिस S3। तो क्या आप मुझे बता सकते हो S1 क्या है? S1 is a vector in this direction. I take a conventional x-axis, y-axis. X-axis is 6, so it is 6 I kept, ये 6 x-axis में है। नहीं, इसका y कंपोनेंट क्या होगा? कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है। क्योंकि वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम कहेंगे इट इज 6 I कैप। फील होना चाहिए ये क्या है? द मैन मूव 6 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को सिंगल वर्ड में हम लोग लिखते हैं आई कैप, तो ये बन गया 6 I कैप। दूसरा तरीका सोचने का है, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो तो जस्ट मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विद द कोसाइन ऑफ द एंगल विद द डायरेक्शन। ये वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो 6 cos 90, तो 0 हो गया, तो y कंपोनेंट गायब हो गया। S2 वेक्टर देखो तो ऊपर वाले का ये 0 j कैप था। ये वाले वेक्टर को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोल सकते हो क्या? यस, उसका x कंपोनेंट कितना है? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो रहा है। I कैप। y कंपोनेंट कितना है? 8 j कैप। क्या कोई मुझे S3 बताएगा? S3 ये 4√2 का x कंपोनेंट 4√2 cos 45, इट इज 4 I कैप। सीधा सीधा लिखना पड़ेगा मुझे, समय बचाना है। और 4√2 का y कंपोनेंट ये भी ऐसे होगा 4√2 cos 45, तो ये भी हो गया 4 j कैप। cos 45 1/√2 होता है, 4√2 × 1/√2 हो गया 4। अच्छा, तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट पता करना था। 4 + 6 10 I कैप, 8 + 4 12 j कैप। खत्म। क्या पात्र बाबू का उनका डिस्प्लेसमेंट पता चल गया? यस, 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इट नॉट 244 का √? यस। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अगला क्वेश्चन अब मैं देता हूं आपको। डू दिस क्वेश्चन।
सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारे पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड है 20, वेक्टर ए, और ये कोई एक दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है, चलो मानते हैं ये भी है 20, नाम है इसका बी, और ये कोई तीसरा वेक्टर है और इसका भी मैग्नीट्यूड है 20। दिया है कि ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये ए बी सी तीन वेक्टर है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये पता करना है आपको, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग तीनों वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख पाओगे, जोड़ोगे, देखोगे कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है, कितना आ रहा है वैल्यू। प्लीज ट्राई इट एंड सी। क्यों आंसर इज रॉन्ग। नाउ ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले मैं लिखना चाहूंगा ए को, ए कैसा है, ए इज दिस वेक्टर, उसका x कंपोनेंट कितना होगा, आई टेक दिस एज x एक्सिस, दिस एज y एक्सिस, x कंपोनेंट विल बी 20 cos 30 आई कैप, क्योंकि ये हेड यहाँ पे आ रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos 60 j कैप, क्योंकि इसका हेड यहाँ पे आ रहा है, अपवर्ड है, तो ये भी पॉजिटिव हुआ, ठीक है। b के लिए x कंपोनेंट कितना होगा, इसका हेड यहाँ पे आ रहा है, टेल यहाँ पे, इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो -20 cos 30 आई कैप, और y कंपोनेंट इसका भी तो पॉजिटिव है, 20 cos 60 j कैप, ठीक है। अब बाकी रह गया c के लिए बताओ, c का x कंपोनेंट क्या होगा, 0, y कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, कितना होगा -20 cos 0, 20 cos 0 इज सेम एज 20। हाँ, अब ये तीनों को जोड़ो तो क्या हो रहा है, देखो तो ये -20 cos 30, ये सिग्मा fx, तीनों का x कंपोनेंट को जोड़ो तो ये बन गया 0, तीनों का y कंपोनेंट को जोड़ो तो ये बन गया 20 cos 60 is 10, 20 cos 60 is 10, 10 plus 10 20 minus 20 0, तो a plus b plus c is equal to 0 i कैप 0 j कैप। आप कहोगे सर ये 1 मिनट में होगा क्या, आपको लग रहा है? नहीं होगा, मुझे भी विश्वास है नहीं होगा। क्यों बता रहे, बता नहीं रहे, आई एम गिविंग यू, ट्राइंग टू गिव यू एन एक्सपीरियंस कि अगर तीनों वेक्टर कोप्लानर वेक्टर है और किसी भी दो वेक्टर के बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखो तो भैया कितना है, ये 60 है तो 30 है, 30 है 90 हो गया 120, ये 60 है, ये भी 60 है, ये एंगल हो गया 120, ये और ये भी हो गया 120। अगर तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, कोप्लानर है और हर दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट 0 है। ये 20 20 20 होने की जगह अगर 200 200 200 होता तब भी 0 होता, देख लो 20 की जगह 200 होते, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट है, मतलब एंगल 180 डिग्री है, जिसको आप 360/2 कहते हो, तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स, रिजल्टेंट होगा 0। और अभी अभी देखें कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और तीनों के बीच में एंगल क्या है, एंगल इज 360/3 मतलब 120 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट होगा 0। अगर हमारे पास चार ठो इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर है, नहीं ये भी के और एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स इज 360/4, तो रिजल्टेंट होगा 0। So if there are n number of equal magnitude vectors and angle between two consecutive vectors, each two consecutive vectors is 360/n, then their resultant will be 0.
क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. मैं थोड़ा सा ऐसे करना चाहता हूँ। जस्ट सी, सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कोई एक हेक्सागन है। जस्ट थिंक, ये ऐसा कोई एक हेक्सागन है। ये हेक्सागन इज ए रेगुलर हेक्सागन। सपोज दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। ये जो रेगुलर हेक्सागन है, चलो मानते हैं कि ये उसका मिड पॉइंट है, और मैं यहाँ पे आपको ढेर सारा वेक्टर दे रहा हूँ। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा करके सारा वेक्टर हमें दिया गया है। रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन अगर है तो ये सारा लेंथ बराबर होगा। क्या बता सकते हो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स? 0। फटाफट बता दिए। सपोज थोड़ा सा मैं केस बदल देता हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे मैं सारा पॉइंट को नाम देता हूँ। ये O है, A B C D E F। अब OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब मैं आपको पूछता हूँ कि बताओ, ये जो वेक्टर्स रह गए, इनका रिजल्टेंट, अगर ये हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड k है, ये हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड k है, तो बता सकते हो क्या ये जो 5 वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सम का मैग्नीट्यूड, इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? k ही होगा। क्योंकि पॉलीगॉन लॉ में भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर हम कहेंगे कि ये सारा वेक्टर को जोड़ के रिजल्टेंट 0 होता है, तो इनमें से किसी एक को भगा दो, तो बाकी सबका रिजल्टेंट भगाया हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बराबर होगा। नहीं? अच्छा बताओ, ये सारा वेक्टर का, अच्छा मैं थोड़ा केस बदल देता हूं। लेट मी मेक ए पेंटागन। मैं एक पेंटागन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको ऐसा करके एक पेंटागन बनाए। इट्स ए रेगुलर पेंटागन। ठीक है, क्या? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन में से ये है उसका सेंटर। अब यहां से ढेर सारा वेक्टर आपको दिखाया गया। ध्यान से देखो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। पूछा है कि अगर ये ए नाम दे दिया गया, A B C D E O, पूछा है यहां पर जो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं फॉर द रेगुलर पेंटागन, ध्यान से देखो। कॉपी करके दूसरे पेज में लेते हैं क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, फॉर द रेगुलर पेंटागन, ये एक रेगुलर पेंटागन है, ये एक रेगुलर पेंटागन है, और चलो मानते हैं कि ये सारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है। ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, हाँ ना? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्या? OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, ये सारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। प्रीवियस केस में हम लोग क्या देख लिए? व्हेन इट वाज ए रेगुलर हेक्सागन, सारा वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होता था। अब हम देख रहे हैं कि ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन है मतलब दीज एंगल्स आर ऑल 360/5। हाँ, ये समझ में आता है। हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 दिया है और पूछा है ये 4 वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। देखो यहां पर भैया, अगर एक वेक्टर ऐसा होता तो रिजल्टेंट क्या होता? पांचों का रिजल्टेंट क्या होता? 0 होता।
नहीं, because there are 5 number of coplanar vectors acting at a point and angle between each two vectors is 360/5 क्योंकि रेगुलर पेंटागन है 360/5। तो आप कहोगे ये 5 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, लेकिन हमारे फिगर में तो ये नहीं है। 5 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, मतलब ये 4 वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पांचवा वेक्टर। पांचवा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, अगर ये हर एक 10 है तो भी तो 10 ही था। तो इससे पता चल गया, सॉल्यूशन से आपको पता चलेगा कि ये जो क्वांटिटी हम देख रहे हैं, ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यू से मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर is equal to magnitude of this vector is equal to कितना है, सेम एज 10। डायरेक्शन क्या होगा, सोच लो अगेन, डायरेक्शन ये वेक्टर अगर होता है यहाँ पे तो रिजल्टेंट 0 होता। क्यों, मतलब ये 4 मिलके इसके इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मतलब ये 4 मिलके इस डायरेक्शन में होते होंगे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे है कि नहीं, ये रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये आपको समझ में आना जरूरी है। हाँ देखो ऐसा होगा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, यू से इट इज ई से ओ के तरफ, ई से ओ के तरफ डायरेक्टेड along ईओ इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, यस। तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देख लिए। आई वांट टू हैव ए क्लास अगेन ऑन सैटरडे, ठीक है। सैटरडे सुबह हम लोग दूसरी क्लास कर लेंगे, उस दिन वेक्टर को खत्म करेंगे। काफ़ी नए बच्चे आपके बीच में, जो लोग थोड़ा वीडियो को देख के प्रैक्टिस करके आएंगे तो ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। आई ट्राई टू सेंड यू सम क्वेश्चंस आल्सो, करके आना, उसको क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सैटरडे मॉर्निंग 8 वी शैल हैव अगेन क्लास। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।